ललिता एक बहुत ही धार्मिक औरत थी और भगवान पर बहुत ही विश्वास करती थी। भगवान के पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करती थी। वह अपने भगवान से लौ लगाना कभी नहीं छोड़ती थी और घर में उनके ही बनाए नियम कानून चलते थे। भले ही घर के बाहर उनका पति या उनका बेटा कुछ भी करता रहे, लेकिन घर के अंदर आते ही ललिता अपने घर के कायदे कानून उन लोगों पर लागू कर देती थी। यहाँ हवेली के औरतों के लिए सिर्फ घर का दायरा ही था, जहाँ पर ललिता की बातों का मान रखा जाता था। आज रात काफ़ी बीत चुकी थी, 2 से 3 बीत चुके थे, लेकिन गौतम का कोई अता पता नहीं था। जहाँ सारी दुनिया इस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई थी, वहीं गौतम की माँ ललिता मंदिर में अपने इकलौते बेटे के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसकी यात्रा सुखद हो और वह सही से घर लौट आए। इन सब के लिए भगवान से घर के बने मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी और भगवान की आरती में मगन थी। आज उनके पति नागेश्वर भी घर पर नहीं थे। उन्हें बहुत खालीपन महसूस होने लगा था। वे जानती थी उनका बेटा हमेशा रात को देर से घर आने का आदी है। इसके बारे में सिर्फ उन्हें पता था। वह ये बात नागेश्वर से छुपाए रखती थी, लेकिन कब तक, एक ना एक दिन तो उन्हें उसके उन सारे फालतू करतूतों का पता चल जाना था। इसी बात को लेकर अक्सर ललिता परेशान रहती कि कैसे वे गौतम को समझाएं, उसे रोकें। अभी भी वो मंदिर में बैठे अपने भगवान के भक्ति में लीन भगवान से प्रार्थना कर रही थी जब एक बड़ी सी गाड़ी उस बंगले के अंदर दाखिल हुई। ललिता, जो भगवान के मंदिर में आरती करने में बिजी थी, गाड़ी की आवाज़ सुनकर आरती खत्म करते वहाँ से उठी और जल्दी नीचे आ गई। तेज तेज कदम से चलकर नीचे की तरफ दौड़ी आ रही थी। उनकी आदत थी, गौतम जब भी घर आता वह उसे रिसीव करने खुद आती। अब भी उसकी बड़ी सी गाड़ी को देखते हुए खुशी से आगे बढ़ रही थी जब उनके कदम सामने के मंजर को देखकर वहीं जम से गए थे। उनके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। ऐश्वर्या, जो उस वक्त इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, गाड़ी का दरवाज़ा बड़े स्टाइल के साथ खोलती हुई बाहर आई। फिर नशे में चूर गौतम को सावधानी से अपनी बाहों का सहारा देकर गाड़ी से उतारती बगले के अंदर गौतम को लेकर आने लगी। ऐश्वर्या का आउटफिट ना होने के बराबर था। ऊपर से उसके खुले बाल ललिता को शर्म से पानी पानी कर गया था। गौतम, जो अपनी लड़खड़ाती गर्दन से उस मॉडल के कंधे पर हाथ रखे अपने डोलते कदमों से ऐश्वर्या का सहारा लेकर चला आ रहा था। इतने सारे नौकरों के होते हुए भी एक इज्जतदार ठाकुर का इकलौता वारिस, जो बाप के बाद उस फैक्ट्री का मालिक और बंगले का मालिक बनने वाला था, रात के उस पहर नशे में डूबा औरत के साथ उस बंगले में आया था। ये बात ललिता का दिल चीर गई थी। उनकी आंखें ये देखकर बिल्कुल भीग गई थी जब ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए गौतम को लिए बंगले की दहलीज पर कदम रखने लगी। वहीं ललिता ने अपने ठकुराइन वाले अंदाज में हाथ उठाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बस लड़की, यहीं अपने कदम रोक लो। मुझे डर है तुम्हारे गंदे पैर मेरे इस पवित्र बंगले को गंदा और बदनाम कर देगी। गौतम को यहाँ से आगे खुद लेकर जाऊंगी। ऐश्वर्या, जो सचमुच एक पल को उनकी शानदार पर्सनैलिटी और खूबसूरत चेहरा देखकर चीखी थी, तो वो वहीं रुक गई थी। टेढ़ी हंसी होठों पर लाती हुई बोली, आंटी जी, मेरे पैर तो आप इस बंगले को गंदा करने से रोक लोगी, लेकिन अपने बेटे को कैसे रोकोगी? जो पागलों की तरह मुझे चाहता है, उसके दिल को कैसे पवित्र करोगी, जिस पर ऐश्वर्या की मोहब्बत की मोहर लगी है? आपके बेटे के दिल की सरजमीन पर तो मैं विराजमान हो चुकी हूँ, फिर ये बंगला क्या है? ठीक यही होगा। इस उम्र में अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ ना दे। हट जाइए सामने से। जब मैं इस बंगले तक ला सकती हूँ तो गौतम को उसके बेडरूम में भी छोड़कर आ जाऊंगी, फिक्र ना करें। मैं आपके बेटे का आपके नाक के नीचे उसकी हालत का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। ऐश्वर्या अपने घटिया शब्दों से ललिता को आंख मारकर जवाब देती हुई बोली। ललिता ने घूरती हुई आंखों से ऐश्वर्या के चेहरे को फिर गौतम को देखा, जो शराब के नशे में इतना धुत था। एक घटिया सी लड़की उसके दहलीज पर खड़े होकर उसके सामने बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही थी और गौतम नशे की वजह से बेखबर था, वरना गौतम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करता जो ऐश्वर्या ने उसकी माँ के साथ की है। ऐश्वर्या ललिता को नज़रअंदाज करती छोटे छोटे कदम उठाती गौतम को लिए बंगले के अंदर आती हुई उसके बेडरूम में आ गई और धीरे से गौतम को बेड पर लिटा दिया। गौतम, जो आंख बंद किए उस वक्त अपनी हालत से बिल्कुल बेखबर था। ऐश्वर्या उसके नसीले चेहरे को प्यार से देखती उसके पास ही बैठ गई। तुम जानते हो ना गौतम, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मेरी इस मोहब्बत के बिल्कुल भी कदर नहीं करते। क्यों मुझे अपनाते नहीं? क्यों हमारे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देते? इस छत के नीचे तुम्हारे साथ रहने का मेरे पास कोई हक नहीं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ऐश्वर्या प्यार से उसके घने सिल्क के बालों में हाथ फेरती बड़े लाड से बोलती खड़ी हुई। फिर एक नज़र उसके चेहरे को देखकर मोहब्बत के आग में जलती हुई
वहाँ से निकल आई। ललिता जो नीचे खड़ी थी लेकिन गौतम के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर अपने हिलते दिल से भगवान की माला जाप कर रही थी। ये उनके लिए बहुत शर्म और अफसोस की बात थी कि रात के उस पहर उनके जवान बेटे के कमरे में बाहर की एक बदचलन और आवारा लड़की उसके कमरे में मौजूद थी, जो पता नहीं क्या कर रही थी, और वो भी बेबस खड़ी सिर्फ इंतज़ार कर रही थी उस लड़की का वहाँ से जाने का। उस वक्त कोई उनके दिल से पूछता, जो महसूस कर रही थी उनका बस नहीं चल रहा था कि उस फालतू लड़की को बालों से पकड़कर अपने बंगले से बाहर निकाल कर फेंक देती। वह दिल ही दिल में उसे बहुत बुरा भला कहने लगी थी। वह क्या करती जब उनके अपने बेटे की ही आदत अच्छी नहीं लग रही थी। आज जो दिन उन्हें देखना पड़ रहा था वह उनकी अपनी औलाद की बदौलत थी। मजबूरन उन्हें सब्र से काम लेना पड़ा और वहीं खड़े होकर इंतज़ार करनी पड़ी, और ये न जाने कब तक उन्हें ऐसा करना पड़ता। जब उन्होंने ऐश्वर्या को गौतम के कमरे से बाहर आता देखा तो थोड़ा सुकून का सांस लिया और मन ही मन बोल पड़ी, इस लड़की का कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। ललिता ने जाती हुई ऐश्वर्या को घूर कर देखते हुए दिल में सोचा और फिर गुस्से में भरी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन गौतम के मुंह पर सूरज की तेज़ धूप पड़ते ही उसकी आंखें खुली जब एक भरपूर अंगड़ाई लेता बिस्तर से उठा, लेकिन रात की छाई खुमारी अभी उसके पूरे बदन में फैली हुई थी। जब ऐश्वर्या के साथ बिताया हुआ रात उसे एक एक पल गहराई के साथ याद आने लगी थी। जब एक भरपूर मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई थी, उसने गहरी सांस लेते हुए ऐश्वर्या की खुशबू को महसूस किया था। जब एक अनचाही एहसास से उसका मूड खुशी से झूमता हुआ फिर से बर्बाद हो गया था, जब उसे अचानक याद आया कि ऐश्वर्या और उसके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वह एक ठाकुर राजघराने का इकलौता चश्मो चिराग था, कई फैक्ट्रियों का अकेला वारिस था। ऐश्वर्या अंधेरी रातों की खूबसूरत मलिका। गौतम के परिवार में किसी मर्द का ऐसी औरत के साथ कोई अफेयर का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वह मजबूर था। उसे अपना नाम नहीं दे सकता था क्योंकि उसके परिवार का नाम खराब हो जाता और इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जो बरसों की बनाई हुई इस परिवार की इज्जत ऐश्वर्या के आने से खाक में मिल जाती। और सबसे बढ़कर उनकी उम्र में भी बहुत फ़र्क था। गौतम 26 साल का था जबकि ऐश्वर्या 32 साल की लड़की थी। गौतम को कई बार ऐश्वर्या ने बताया था, प्रपोज भी किया था। वह बस चाहती थी कि गौतम उसका हमेशा हमेशा के लिए बन जाए, जिससे दुनिया की कोई ताकत उसे अलग ना करती। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी था कि गौतम के परिवार में ये रिवाज था कि शादी के लिए 5 से 6 साल छोटी लड़की को ही चुना जाता था जो उसकी नस्ल को आगे बढ़ा सके। मर्द से उम्र में बड़ी या उसकी हम उम्र लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अजीब सी जंग थी जो उसके अंदर फ़िलहाल चल रही थी, जिससे वह लड़ रहा था। वो फ्रेश होता नीचे आया। आज उसने फैसला कर लिया था वह अपनी माँ से ऐश्वर्या के बारे में बात करके उन्हें अपनी बहू बनाने के लिए ज़रूर राज़ी कर लेगा। नागेश्वर तो अक्सर आए दिन देश से बाहर अपने काम और बिजनेस वगैरह के बारे में बिजी रहते थे, क्योंकि इस वक्त बाहर का बिजनेस वह अकेले ही संभाल रहे थे, इसलिए उनके तरफ से उसे कोई समस्या नहीं थी। उसके ख्याल में अगर वह ऐश्वर्या से उनके ना रहते हुए भी शादी कर लेता तो उसका रिश्ता ऐश्वर्या के साथ पवित्र हो जाना था। मजबूरी में सही उसके परिवार को ऐश्वर्या को ज़रूर अपनाना पड़ता, लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि उसकी माँ जो एक धार्मिक औरत हैं और पूजा पाठ की आदी हैं, भगवान में विश्वास रखती हैं, जिन्हें ना सिर्फ ऐश्वर्या उसके बीच के सारे राज मालूम थे बल्कि ये बात भी अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा कितनी ही रातें उसके पल्लू में बिताकर आता है। अब वह उसके मुंह से शादी का नाम सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी और उसे खुशी खुशी शादी की परमिशन भी दे देंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसी स्त्रियों का समाज में क्या हैसियत होता है और ऐश्वर्या को उसके घर में कभी स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनका बेटा इस तरह के स्त्रियों से शादी करे और मैं अपने आप को बर्बाद करूं। इन्हीं सोचों में गुम हुआ वह टेबल पर पहुंचा तो माँ का प्यार भरा चेहरा जो उस वक्त उदासी में डूबा हुआ था, ये देखकर वह ठिठक गया। क्या बात है माँ, आज आप बहुत उदास नजर आ रही हैं। सब ठीक तो है? गौतम माँ को इस तरह देखकर फिक्र भरे शब्दों में पूछा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ललिता ने नज़र उठाकर सामने खड़े अपने नशेड़ी इकलौते बेटे को देखा, फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। गौतम को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा। जब वो चुपचाप कुर्सी पर बैठकर, आज शायद तुम्हें रात वाली बात याद हो ना हो, लेकिन जो कुछ कल रात हुआ मेरी इन आंखों ने देखा वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम अच्छे से जानते हो हमारे ठाकुर खानदान की एक पहचान और समाज में इज्जत है और एक नाम है। तुमने कभी सोचा भी है? और तुम्हारे घर में एक जवान बहन भी है। इस सब के बावजूद तुम्हारी हरकतें इतनी बुरी है कि मुझे शर्म आती है खुद को तुम्हारी माँ कहते हुए।
क्या तुम्हें जरा एहसास या शर्मिंदगी नहीं अपने किए पर, जो तुम खुलेआम बेशर्मी करते फिर रहे हो? जब तुम्हारे पापा को इस बारे में पता चलेगा, तुम उनके पीठ पीछे क्या गुल खिलाते फिर रहे हो, तो उन पर क्या बीतेगी? मुझे डर है वह तो तुम्हें अपनी जायदाद से ही बेदखल न कर दें। ललिता कड़े शब्दों में बोलती अब अंदर की सारी भड़ास बाहर निकाल रही थी, जो रात से उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं लेने दे रहा था। गौतम, जो अब तक माँ की इज्जत किए खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहा था, उनके चुप होने पर बोला, माँ, पहली बात तो मुझे जायदाद से निकालने की धमकी ना दो, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं उनका इकलौता वारिस हूँ और इकलौते वारिस को कोई भी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकता। जबकि इस बंगले का और सारे जायदाद का अगला वारिस मैं ही हूँ, तो इस हाल में ये बात ही नामुमकिन है। दूसरी बात यह, अगर आपको मेरा ऐश्वर्या के साथ दिन रात इस तरह से बिताना पसंद नहीं है, तो आप मुझे परमिशन दे दे कि मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ। तब तो आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी और फिर ऐश्वर्या भी मेरी पत्नी बन जाएगी और वह भी एक अच्छी औरत कहलाएगी। तब तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ललिता को गौतम की बातों से जैसे उनको करंट सा लगा था। उन्होंने अपनी आंखों में ढेर दर्द भरे अपने उस बेटे को देखा, जो कभी उनकी बातें झट से मान लेता था, जो अपनी माँ के आगे जुबान खोलने से डरता था, और आज तो नज़र उठाकर ये सब बात कर रहा था। सिर्फ उस बदचलन लड़की की संगत में पड़कर उनके आगे ना सिर्फ जुबान चला रहा था, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बगावत का ऐलान भी कर रहा था। ऐसी परवरिश तो उन्होंने अपने बेटे की नहीं की थी, फिर कमी कहाँ रह गई थी, जो आज अपनी सारी हदें भुलाए उनके सामने खड़ा था। उन्होंने अपने धड़कते कमज़ोर दिल के ऊपर हाथ रखा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गौतम बेटा? हमारा ठाकुरों का परिवार है और समाज में बहुत मान सम्मान है। मैं एक ऐसी लड़की को, जिसे दुनिया की हर मैली आंख ने देखा हो, जिसके चरित्र की गवाही खुद उसका बेशरम आधे नंगे वस्त्र उसे बताता हो, मैं कैसे उस बेहया औरत को अपनी आने वाली नस्लों का चुनाव करूं? एक आवारा बदचलन और इस परिवार की बहू बने? ऐसा नहीं हो सकता। ललिता को तो जैसे लग रहा था वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन माँ ऐश्वर्या मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वह बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसा आप चाहती हैं। गौतम अपनी माँ से विनती भरे अंदाज में अपनी माँ को मनाता हुआ बोला। उस पर ललिता ने ना में सिर हिलाते हुए उसके सारे उम्मीद पर पानी फेर दिया। तुम उस बचलन बुढ़िया से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये मेरा आखिरी फैसला है। गौतम ने जब अपनी माँ को अटल देखा तो जिद्दी शब्दों में बोल उठा, ठीक है माँ, फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मुझे ऐश्वर्या के साथ ही रहने दो। क्योंकि आप मुझे उससे शादी की परमिशन नहीं दे रही हैं, तो आप खुद जिम्मेदार हैं। गौतम को उसकी माँ की बातें बहुत दुख दे रही थी। वहाँ दूसरी तरफ ललिता फटी फटी आंखों से बस उसे देखे जा रही थी, जो उसके बेशर्म शब्द माँ के कलेजे को छलनी छलनी कर रहा था। फिर गौतम अपनी बात करता हुआ वहाँ रुका नहीं, सीधा बाहर की तरफ चला गया। जब ललिता ने एक फैसला किया, वह बहुत जल्द एक शरीफ लड़की को ढूंढकर उसकी जल्दी से शादी करवा देंगी, ताकि उसके सर से उस बेशरम लड़की का भूत उतर सके। उन्होंने उस परेशानी में गांव की एक सहेली प्रिया को फ़ोन किया, उसे सारी बात बताई। क्या करूं, मुझे कोई अच्छी सलाह दो। मैं इतनी परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा इकलौता बेटा, जो एक चुड़ैल के बहकाने पर सीधी राह से भटक गया है, उसे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बुरा काम अच्छा काम भूल बैठा है। मैं क्या करूं? नागेश्वर जी जब आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? उन्हें जब मालूम होगा तब वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। उल्टा सारा इल्ज़ाम मेरी परवरिश पर ही लगेगा। ये सोच सोचकर मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा है। प्रिया, तुम परेशान ना हो, बच्चा है, गलत औरतों के बहकाव में आ गया है, भूल जाएगा उस औरत को। तुम बस अपने गौतम की शादी उस कम उम्र लड़की से करवा दो, फिर देखना कैसे उस औरत का भूत उसके सर से उतरता है। कम उम्र की लड़की जब मर्द के मिजाज के हिसाब से ढलती है, उसके हुक्म को मानती है, उससे प्यार और मोहब्बत उस पर निछावर करती है, तब दुनिया का कोई भी मर्द उस औरत से भाग नहीं सकता। वह उसकी मोहब्बत में डूबता चला जाएगा, क्योंकि मर्द की आदत अपने घर में एक प्रधान की तरह होता है। उसे अपनी बात मानने वाली पत्नी से इश्क हो जाती है और फिर वह खुद उसका गुलाम बन जाता है। प्रिया अपनी सहेली की परेशानी तसल्ली से सुनती, फिर उन्हें समझदारी से सलाह देती हुई बोली, ललिता। पर प्रिया का एक एक शब्द अब ललिता के दिल पर असर करता चला गया। वह गहरी सोचों में डूब गई। मुझे कोई रिश्ता बताओ जो मेरे गौतम के लिए अच्छा हो। मैं अगर अपने जान पहचान में किसी भी लड़की पर हाथ रख दूं, मुझे यकीन है वहाँ से इनकार नहीं आएगी। प्रिया, मुझसे ये काम अकेले नहीं होगा, फिर गौतम की पसंद का भी ख्याल दिमाग में रखना होगा, क्योंकि मैं जिस लड़की को गौतम के लिए चुनूंगी वह उस आवारा बदचलन लड़की से ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। तभी गौतम की नज़रें ऐश्वर्या से हटकर उसकी पत्नी पर पड़ेगी।
क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मेरे गौतम का दिल जीत सके? ललिता की परेशान सी आवाज़ सुनती प्रिया हंसती, अरे सखी, तुम क्या शहर में ढिंढोरा पीट रही हो? जरा अपनी नज़रों को मेरे पास घुमाओ। तुम्हारे तो अपने ही पड़ोस में ये बच्ची है मोहिनी, उसे क्यों ना गौतम की दुल्हन बनाकर घर ले आओ। विजय की हालत तो तुम अच्छे से जानती हो, थोड़ा गरीब है, पढ़ा लिखा परिवार है, जात भी ऊंचा है, फिर इस महंगाई के बीच में इतनी जिम्मेदारियां, वह तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। जब तुम मोहिनी का हाथ मांगने उसके घर जाओगी, वे लोग ठाकुर परिवार से रिश्ता जोड़ने पर ही झट से हाँ कर देंगे। तुम्हारा परिवार तो पहले ही गांव में मशहूर है, ठाकुर परिवार से रिश्ता जोड़ना कौन इंसान नहीं चाहेगा। आप तो पहले ही इस गांव में सबसे खुशकिस्मत औरतों में शामिल हो जिसकी शादी इतने बड़े परिवार में हुई है। प्रिया के शब्द ने ललिता के मन में एक उम्मीद जगा दी थी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मोहिनी, भगवान की कसम बहुत ही खूबसूरत है, राजपूतों की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो मेरे गौतम को जरूर अपनी मासूमियत से जीत लेगी। और रही बात विजय की, वह तो आंख बंद करके मोहिनी का हाथ गौतम के हाथ में दे देगा। सिर्फ एक बार मेरे कहने की देरी है, लेकिन मोहिनी गौतम से बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी तो उसकी 16 साल की उम्र है। ललिता खुशी से बोलते बोलते आखिर में थोड़ी उदास हो गई। कोई बात नहीं सखी, अपना गौतम कौन सा इतना बूढ़ा हो गया है, उन दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। और फिर चाहे भले कम उम्र की लड़की हो, लेकिन शादी हो जाती है तो एक बच्चे की माँ बनते ही भरपूर जवान और खूबसूरत हो जाती है। और रही बात मर्द की, तो वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। अब इसकी फिक्र करो कि कब जाना है विजय के घर मोहिनी का हाथ मांगने, क्योंकि अब तुम्हें और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। प्रिया के शब्दों की गहराई महसूस करते ललिता बेहद खुश हो गई थी और उन्होंने कल ही फैसला कर लिया अपने पड़ोसी विनय के घर जाने का। अगले ही दिन वह खुशी से एहसास लिए बड़ी जोश में दिखाई दे रही थी। ढेरों मिठाइयाँ तोहफा लिए अपने पड़ोसी के घर जा पहुंची, जहां उनके साथ उनका पूरा घर इस तरह अचानक ललिता के वहां जाने का वजह जानना चाहते थे। ललिता जो इतने ढेर गिफ्ट और मिठाइयों का टोकरा साथ लिए आई थी, ये देखकर वहां सभी हैरान परेशान रह गए थे। जबकि उनकी हालत उनके चेहरे को भांप कर ललिता पहले तो हंस पड़ी, बिना किसी बात को घुमाए बोलना शुरू हुई। मैं आज यहाँ एक अच्छे काम के लिए आई हूँ विजय, बात यह है कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ अपने गौतम के लिए मांगती हूँ। इतना कहते हुए ललिता सुकून से अपने पड़ोसी विजय का चेहरा तकने लगी, जो अचानक अपनी ऐसी किस्मत पर भूल चुके थे कि उन्हें खुशी होना चाहिए या हैरान। हुआ क्या है, तुम्हें कोई एतराज़ है? ललिता दिल में तो खुश थी, लेकिन ऊपर से थोड़ा सख्त अंदाज में बोलती हुई हक्का बक्का से उनके चेहरे को तकने लगी थी। अरे ललिता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, इसमें ऐतराज़ की क्या बात है? हम तो इस बात पर हैरान हैं कि हमारी मोहिनी इतनी नसीब वाली है कि आप उसे अपनी बहू बनाने की इच्छा लिए मेरे चौखट पर आई हैं। मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए। बरसों बाद इस गांव के पड़ोसी को जब तुमने याद किया और जब इस मकसद के लिए घर आता देखा, तो खुशी के हालत में विजय ने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर ललिता उनका जवाब सुनकर खुशी से मुस्कुराती हुई सीधा घर आ गई, जैसे उन्हें पूरा यकीन था कि अब उन लोगों को मना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। ललिता बंगले पर पहुंचते ही उनका मुंह बेटे की तरफ था, क्योंकि पहले वो विजय से बात करके अपने पुराने झगड़ों को छोड़कर नए संबंध बनाना चाहती थी। फिर वह अपने बेटे से इस बारे में बात करके उसे राजी करना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही बेटे के कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जब ललिता को आता देख फ़ोन बंद कर दिया। ललिता ने एक गहरी सांस ली, फिर बोलने के लिए शब्दों का चुनाव करते हुए बोलना शुरू किया, ताकि वो मना ना कर सके। गौतम, बैठ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ललिता सामने सोफे पर बैठी, जबकि उसे भी पास बैठने का इशारा किया, जो बड़ी हैरानी से देख रहा था कि अम्मा क्या करने वाली हैं। तभी चलकर आता उनके पास बैठ गया। तुम यही चाहते हो ना कि तुम शादी करो? अगर ये शादी मेरी पसंद की लड़की से कर लो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बाकी तुम घर से बाहर जो चाहे मर्जी करते फिरो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ललिता गंभीर शब्दों में कहते हुए सीधा उसकी आंखों में देख रही थी, जो इस तरह हैरान होकर अपनी माँ की ऐसी बातों को सुन रहा था, जो उसे शादी नहीं बल्कि खुलेआम पाप करने की परमिशन दे रही थी। और दूसरी तरफ उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाह रही थी जिसके दिल में उसके लिए कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं। क्या ये उस लड़की के साथ अन्याय नहीं था? क्या सब दिखावा नहीं था? क्या अब ये सब ठाकुरों को शोभा देगी? अब उन्हें ये कहते हुए शर्म क्यों नहीं आ रहा था? ये किस तरह का खेल था जो उसके साथ खेला जा रहा था? उनकी बातों से गौतम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।
जब गौतम ने तने हुए चेहरों से माँ को देखते हुए गुस्से में कहा, मुझे आप किसी अंधी गूंगी बहरी लड़की से भी शादी करने को बोलोगी तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आप बेशक जिस लड़की को मेरी दुल्हन बनाकर घर लाओगी, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर उसके बाद आप मेरी ज़िंदगी पर कोई सवाल, कोई उंगली नहीं उठाओगी। आपको उसमें दखल अंदाजी का हक भी नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी के साथ जो मर्जी व्यवहार करूं, जैसा उसे रखूं, आप एक शब्द भी नहीं बोलोगी। आपको हर वह चीज़ बर्दाश्त करनी होगी। बोलिए, आपको मंजूर है? अगर है तो फिर मैं भी तैयार हूँ आपकी इन सारी बातों को मानने के लिए, जिसमें आपकी खुशी है। ललिता उसकी सारी बातों को एक तरफ रखते हुए उसकी रजामंदी पर ही खुश हो गई थी। उन्हें और क्या चाहिए था? वह उनकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी के लिए राजी हो गया था, यही बहुत था। आगे उन्हें अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वह उन्हें मायूस और खाली हाथ वापस नहीं लौटने देंगे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधकर वह उसे अच्छे बुरे कामों की फ़र्क अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा और उस बुरी ज़िंदगी को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। हाँ बेटा, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम बस मेरी खुशी के लिए मेरी मर्जी के लड़की से शादी कर लो। ललिता के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर गौतम ने ठंडी आँख भरी। ठीक है माँ, आप अगर मेरी बात मानने को तैयार हैं तो फिर मैं भी तैयार हूँ। अगर इसमें आपकी खुशी है तो आपकी खुशी के लिए मैं पापों के दलदल में डूबने को तैयार हूँ। इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी मुझे हर उस चीज़ के लिए परमिशन दे रही हैं जो सरासर पाप है। ये कहता वह वहाँ से उठकर चला गया था, जब ललिता उसकी पीठ को देखते यकीन भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। और ये तो वक्त ही बताएगा मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें पापों के इस दलदल में फेंका है या फिर तुम्हें बचाया है। और ये सिर्फ एक माँ ही अपनी औलाद के लिए करने की ताकत रखती है, क्योंकि वह जानती हैं कि उसकी औलाद को किस चीज़ से नुकसान पहुँचने वाला है और किससे नहीं। ललिता ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बिना टाइम खराब किए कम वक्त में नागेश्वर से भी सलाह ली और बातचीत की। बहुत बिजी इंसान थे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें उनके कानों तक भी पहुंच जाती थी। वो बेखबर नहीं रहते थे, अपने इकलौते बेटे की हर खबर लेना चाहते थे। उन्हें अपनी पत्नी का फैसला बहुत अच्छा लगा, जिस पर नागेश्वर साहब ने भी परमिशन दे दी। ठीक है, मैं अगले ही हफ्ते वापस आ रहा हूँ। हम विजय के घर चलकर बात करेंगे। इसी महीने शादी की रस्म भी कर दी जाएगी। उनके अचानक से इतना सब कुछ प्लानिंग करने पर ललिता को और हौसला मिला। बहुत खुश हुई थी। ठीक है, फिर मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। आखिर तो ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खुशी से खिलखिलाती अब पति से परमिशन लेती हुई फ़ोन रख चुकी थी। वक्त बहुत कम था, उन्हें सारी तैयारियां खुद अकेले करनी थी। ठाकुर परिवार के बंगले को ऊपर से नीचे तक दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरह के सजावट से पूरे बंगले को दुल्हन बनाया गया था। नौकर भी भाग दौड़ के साथ साथ गौतम पर पूरा ध्यान रखा जा रहा था, कहीं वो शादी को लेकर कोई बवाल ना खड़ा कर दे। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी, जब उसे मालूम होता है कि उसकी शादी गौतम के साथ तय की जा रही थी, तब वो अजीब सी उलझन की शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके मासूम दिमाग को इस रिश्ते के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। नहीं वह गौतम को जानती थी, बस सिर्फ गौतम के परिवार का नाम सुनती आ रही थी और उस परिवार में से सबसे ज़्यादा उसने सिर्फ ललिता का नाम सुना था। वह ललिता से बहुत इम्प्रेस थी और अब गौतम का नाम सुनकर उसके दिल में अजीब सी खुशी और गम ने घेर लिया था। न जाने गौतम कैसा होगा। गौतम की माँ को तो वह सुन चुकी थी। उसका दिल बिल्कुल कोरे कागज की तरह एकदम साफ था, जिस पर कभी किसी की मैली निगाह तक नहीं पड़ी थी। वह एक गर्ल स्कूल में पढ़ती थी। उसने कभी अपने करीब किसी लड़के को नहीं देखा था। घर से भी वह स्कूल अपने पापा के साथ जाती थी। इस मोहिनी को ये नहीं पता था कि उसका होने वाला पति बुरी औरतों के संगत में पड़ा हुआ है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है। न जाने उसने कितने घाट का पानी पी रखा है। बस इसी गलत फहमी में जी रही थी कि उसकी शादी एक ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस से होने जा रही थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छा और नेक शरीफ लड़का होगा, जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा, जो उसका हाथ पकड़कर उसको स्वर्ग की राहों तक लेकर जाएगा। अब तक मोहिनी ने सिर्फ उसका नाम ही सुना था, घर वालों के मुंह से। ना तो किसी ने उसे गौतम की तस्वीर दिखाई थी, ना उसके बारे में कोई खास बात मोहिनी को बताई गई थी। सिर्फ उसका नाम सुनकर उस जुड़ने वाले रिश्ते के स्वागत में मोहिनी के दिल में गौतम के लिए एक इज्जत बनी हुई थी, क्योंकि उसका दिल कहता था उसका होने वाला पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक अच्छे किरदार का लड़का है। उसके पापा नागेश्वर की तरह अच्छा सोच रखने वाला है, अच्छा कमाने वाला है, ठाकुर परिवार का इकलौता संतान है।
उनके परिवार के चर्चे हर तरफ सुनाई देते थे। वह एक ठाकुर परिवार के बारे में सोच सोचकर मोहिनी कभी खुश होती तो कभी गहरी सोच में डूब जाती। जितनी जल्दी उसकी शादी तय हो गई, अब वो अकेली नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान के तले रहेगी, जो उसकी ज़िंदगी से लेकर उसकी सांसों तक का मालिक होगा। उसके संग उस छोटे से घर से निकलकर बड़े से बंगले में चली जाएगी। अपनी शादी के दिनों को उंगलियों पर गिनती व बेसब्री और खुशी से वक्त काट रही थी। और फिर भगवान का माला जाप करते करते वह दिन भी आ गया था, जिसका इंतजार ललिता के साथ मोहिनी को भी था, जो आज से श्रीमती गौतम बनने जा रही थी। खुश नहीं था तो वह गौतम, जो शुरू से आखिर तक ऊपर के मन से सब कुछ तैयार करता, अपनी माँ ललिता की बात मानने पर मजबूर था। हर तरफ जहाँ सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे, वहीं गौतम के चेहरे पर ढेरों परेशानी लिए स्टेज पर बैठा था। तभी मेहमानों का झुंड एक एक करके दूल्हे से मिलने, उसे बधाई देने के लिए स्टेज पर आने लगे। भाई दूल्हे साईं, आप तो बड़े खुशकिस्मत निकले। इतनी हसीन, इतनी पवित्र पत्नी आपकी जीवन साथी बना दी गई है। विजय साहब तो बड़े ही शरीफ और अच्छे इंसान हैं। अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है उन्होंने। अपनी फूल सी नन्ही कली को आपके हवाले कर दी, जो अपनी समझदारी और खूबसूरती से आपकी ज़िंदगी में बहारें ले आएगी, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत है कि आप तो उसे देखकर ही अपने होश खो बैठोगे। गौतम के दिमाग पर कुछ देर पहले वाली गम परछाई अब नए आए गए मेहमानों की जुबान से दुल्हन की तारीफ सुनकर शक में बदलने लगी थी। जो उसके सामने किए जा रहे थे, कोई उसे हूर की परी कह रहा था, कोई उसे देवी की उपाधि दे रहा था। अब वह मन मन में सोच रहा था, काश मैं वहाँ शादी करवाते समय उसका मुँह ही देख लेता। जब गौतम की सलहज उससे नेक मांग रही थी, मोहिनी की मांग भरी जा रही थी, तो गौतम की सलहज ने उसके तारीफों के पुल बांध दिए थे। वह उस वक्त उसकी जिद पर एक नज़र मोहिनी को देख लेता तो उस वक्त उसे तड़पना ना पड़ता, लेकिन उस वक्त उसने मना करके अपना मूड खराब कर लिया था। उस वक्त तो उसने ऐश्वर्या को याद कर लिया था और अपने नाकाम मोहब्बत को याद कर रहा था। अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से उसे कोई दिलचस्पी या लगाव नहीं था, लेकिन अब गौतम सबके बातों से मजबूर और बेचैनी से अपनी जगह, अपने पैरों को बार बार बदल रहा था। जितने मुँह थे उतनी बातें थी। उसने यहाँ आए सब मेहमानों के मुँह से तारीफ ही सुनी। क्या वह सच में इतनी खूबसूरत है? मुझे तो लगता नहीं। मेरी मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई हो सकता है। लेकिन अगर वह सच में मेरी मोहब्बत ऐश्वर्या से ज़्यादा खूबसूरत है, तो गौतम तुम्हारे लिए कुछ गुंजाइश अपने दिल में निकाल ही लेगा। लेकिन अगर तुम मेरी मोहब्बत जैसी खूबसूरत ना निकली, तो मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत करना, अपने हक मत जमाना। और ना ही तुम्हें गौतम कभी देखेगा और ना ही तुम्हें अहमियत देगा, ना ही तुम्हारी कोई मेरे सामने इज्जत रहेगी। इसके लिए तुमने ये शादी की है। तुम जिंदगी भर के लिए उस चीज़ के लिए तरसोगी। अपनी मोहब्बत को तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। गौतम चुप नज़रों से अपने सामने देखता दुल्हन को अपने दिल में तरह तरह के बवाल बना रहा था। गौतम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतनी लंबी रस्मों के बाद विदाई, फिर इन सब ने उसे बहुत थका दिया था। वह बस अब जल्द से जल्द अपने कमरे में जाकर उस हसीन परी को अपनी आंखों से देखकर यकीन करना चाहता था, सच में वह इन तारीफ़ों की हकदार थी या नहीं, जो अब तक मैं सुन सुनकर बस अपना दिमाग खराब करने लगा हूँ। जब ललिता ने उसे इशारे से अपने कमरे में जाने को कहा, जब सब मेहमानों के साथ हॉल में बैठा था, उसको इशारा मिलते ही वह झट से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गौतम ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। देखा मोहिनी, जो आज से उसकी पत्नी थी, लंबा घूंघट चेहरे पर गिराए, अपने लहंगे को फैलाए तैयारी के साथ उसके बेड पर हक जमाए अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी। गौतम अनगिनत सोचों में डूबा हुआ कदम उठाता उसके पास आकर बैठा, फिर धीरे से उसका घूंघट उठाया तो जैसे ही उसकी सासें सामने बैठी उस हस्ती को देख कर रुक गई। वह सच में बहुत हसीन थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा। लेकिन इन सब से कई ज़्यादा जो गौतम को हैरान कर रही थी, उसे मायूसी ने घेरा था। वह था मोहिनी का कम उम्र होना। उसकी सोच से भी ज़्यादा कम सीन और मासूमियत लिए बैठी थी। वह तो शादी के बाद ही जिम्मेदारियां लिए अभी से तैयार बैठी थी। अभी तो उसको जवानी ने भी सही से छुआ तक नहीं था। वह दुबली पतली सी सुकड़ी सिमटी बैठी वह गौतम के सामने जैसे गुड़िया लग रही थी। ऐसे लग रहा था वह कोई इंसान नहीं, जैसे सोच समझ कर गौतम एक पल को उसके सामने खुद को बूढ़ा सा महसूस करने लगा, जैसे उसकी शादी एक औरत के साथ नहीं बल्कि किसी बच्चे के साथ करवा दी गई हो। गौतम अपनी सोचों के ताने बाने बुनता उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था, जब अचानक उसकी नज़रें चुप बैठी मोहिनी की उन गहरी निगाहों से टकराई जिस पर अभी तक गौतम की सोच नहीं पहुंची थी। वह एकदम ठिठक गई।
उसकी आंखें जो ऐसा असर दिखा रही थी जैसे बहुत समझदार हो उससे बातें कर रही हो। एक अजीब सी कसमुकस थी उन आंखों में जो गौतम के दिल को अपनी तरफ खींचने लगी थी। तभी वह खुद को संभालता उसके सामने अपनी ठाकुरों वाली शान में आता हुआ बोला, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी मेहमानों के मुंह से। ये मोहिनी है, लेकिन तुम तो बच्ची हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की जीवन साथी एक बच्ची निकलेगी। मुझे क्या अब तुम्हें पहले पाल पोस कर एक औरत के रूप में ढलने का इंतज़ार करना होगा? ज़िंदगी के जीवन साथी के तौर पर मेरी सोच एक बच्ची नहीं बल्कि भरपूर औरत की थी, जिसके साथ मैं अपने जीवन के आनंद ले सकता था। मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है जिसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। ये मत समझना कि मैं औरतों के पीछे भागने वाला मर्द, उनके बारे में बड़ी दिलचस्पी लेने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी कोई सोच है। अपने धर्मपत्नी के लिए मोहिनी, जो गौतम की बातों को सुनकर नासमझी से हैरान होती हुई बस उसे देखे जा रही थी। गौतम को लगा वह अभी उससे कुछ कहेगी, लेकिन वह अपने होंठ सी कर बस चुप बैठी थी। मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तुम भी कपड़े चेंज करके आराम कर लो। जब गौतम को हार मानकर उसके पास से उठना पड़ा, वरना शायद वह सारी रात ऐसे ही मूरत बनी बैठी रहती। अगले दिन सुबह पूजा आराधना के टाइम उसने आँख खोल कर देखा तो कमरे के अंदर कोई नहीं था। वह एक पल को घबरा गया कि नई नवेली दुल्हन है, आखिर कहाँ है। जब उसने बरामदे में बने तुलसी के पौधे के पास मोहिनी को देखा, जो पूजा करने में बहुत व्यस्त थी, इसका मतलब था कि उसकी माँ की तरह ये औरत भी बहुत ही धार्मिक और धर्म को मानने वाली है। गौतम को ये मंजर देखकर अच्छा नहीं लगा। जब उस लड़की के तरफ से मुंह फेर कर फिर गहरी नींद की वादियों में डूब गया। सुबह देर से उठने के बाद गौतम बिना मोहिनी पर नजर डाले घर से बिना किसी को कुछ बताए चला गया, और अब सुबह से रात होने को आई थी, गौतम का कोई अता पता नहीं था। शादी का दूसरा दिन था। अब तो ललिता भी उसकी हरकत से परेशान हो गई। जब उन्होंने मोहिनी को उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा, सर झुकाकर मासूमियत से वह उनके हुक्म को मानती अपने कमरे में आ गई। गौतम बंगले के दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया। ये क्या तरीका है गौतम बेटा? शादी का दूसरा दिन है और तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं इस तरह अकेले छोड़कर कहाँ घूमते फिर रहे हो? वो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? ललिता जी नाराज नज़रों से बेटे को देखते हुए शिकायत भरे अंदाज में बोली थी। कुछ नहीं सोच रही होगी, क्योंकि उसके पास मैच्योर औरत का दिमाग ही नहीं है। अभी बच्ची है, और आपने शायद मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी करूं। शादी के बाद अब तुम मेरी शादी हो गई है, आपने अपनी मर्जी तो कर ली, अब मुझे मेरी मर्जी की ज़िंदगी जीने दो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये थानेदारों की तरह मुझसे सवाल जवाब करना बंद करो। गौतम बदतमीजी से बोला। आगे बढ़ने लगा जब उसने अपने पीछे माँ के गम में डूबी आवाज़ सुनाई दी, आज जिस मोहब्बत का दम भरते फिर रहे हो ना, उस बदचलन औरत के साथ संबंध बनाए हुए हो ना, याद रखना ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों में लिखा जा रहा है। फिर अगर इस तरह गलत संबंध के बाद भी तुम शादी कर लेते हो, अपनी धर्मपत्नी पर ध्यान नहीं देते, तो भी तुम्हारे ऊपर पाप लिखा जाएगा। तुम उस गलत रिश्ते में कभी भी खुश नहीं रह सकते। किसी न किसी दिन तो एक दूसरे से नफरत हो जाएगी। जब उस बदचलन लड़की को किसी और के बाहों में देखोगे, क्योंकि तुमने एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत की है, उसके बाद भी तुम बाहर उस बदचलन लड़की के साथ गलत संबंध बनाकर बैठे हो, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस रिश्ते से भगवान भी इतना खुश रहता है। तुम ऐसे रिश्ते को धुतकार रहे हो। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। दुनिया में कई लोग आपकी इज्जत और कदर और मोहब्बत का दावा करेंगे, लेकिन हकीकत में इज्जत सिर्फ उसने की जो तुम्हारी जीवन संगनी होगी। क्योंकि इज्जत सिर्फ पवित्र रिश्ते में, लेकिन सिर्फ वो आत्माएं जिसमें डर हो, जिसको पवित्र मोहब्बत की कदर हो। अब भी वक्त है मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, सही और गलत को पहचान लो, अच्छे और बुरे कर्मों में फ़र्क करना सीखो, क्योंकि भगवान की नाफरमानी में सिर्फ रुसवाई मिलती है। ललिता दुख भरी आवाज़ में उसे समझाती रुकी नहीं थी। गौतम माँ की बात सुनता रहा। उनके शब्दों के असर से दिल की हिलती दीवारों को रोक नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से वह कदमों को घसीटता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी और बेताबी से उसका स्वागत करेगी। उसे पूछेगी कि आप अब तक कहाँ थे, उसके नखरे उठाएगी, उसके आगे पीछे फिरेगी। वह अपनी मर्दाना फितरत और सोच लिए अंदाज में दरवाज़ा खोला। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पत्नी सामने भगवान की मूर्ति लिए बैठी थी, जिसे देखकर अब गौतम का मूड खतरनाक हद तक खराब हो गया था।
पहले ही नीचे से वो माँ का इतना बड़ा लेक्चर सुनकर आ रहा था और अब सामने ये पंडितानी बैठी थी जो उसकी रातें रंगीन करने के बजाय पूजा पाठ में लगी हुई थी। वही पुरानी पत्नियों वाले नाटक जिसे उन औरतों को लगता है एक मर्द का दिल पिघल जाएगा। अब उस बेवकूफ़ को मैं कैसे समझाऊं कि बेशक मैं एक धार्मिक परिवार से संबंध रखता हूँ पर मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ। मैं तो आजकल के दुनिया को एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे आज़ाद ख्याल की चंचल मॉडल ज़माने की लड़कियाँ पसंद है, जैसे कि ऐश्वर्या जैसे अच्छे से पता है कि आदमी के दिल पर राज किस तरह किया जाता है। दहाड़ती आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो मोहिनी जो पूजा करने में व्यस्त थी उसे बुरी तरह से डरा दिया था, जिसे वह जल्दी से अपने भगवान की मूर्ति को छुपाकर खड़ी हुई थी। अब उसे देख रही थी। अरे उठ क्यों गई? पति से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे भगवान है, इसलिए तो तुम यहाँ लाई गई हो। आराम से अपने भगवान को याद करो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से। मैं उन मर्दों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ मोहिनी, जो औरतों के पीछे भागते रहते हैं, जो उनके नखरे उठाते हों। मुझे सख्त नफ़रत है उन सब से। इसलिए अच्छा होगा कि अपनी उन हरकतों से मुझे आजमाने की कोशिश मत करो। उसे घूर कर अपने गुस्से को काबू करता हुआ अब भी उसके चेहरे पर मासूमियत और नादानी देखकर जल भुनकर राख हो गया था और एक शर्म की चादर में घुस गया था। मोहिनी ने नशे में सुर्ख आंखों को देखते हुए सोचा, आखिर उससे कहाँ कोई गलती हो रही है जो गौतम इतना नाराज हो रहा था। उसे तो सिर्फ पति की बात माननी थी और उसकी सेवा करनी और घर के कामकाज का ही पता था। उससे ज़्यादा वह और क्या कर सकती थी जिससे उसका मूड ठीक हो जाता। मोहिनी के दिमाग में इस तरह अलग अलग सोच आ रहे थे जो कल से अब तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 2 बजे का टाइम था, जहाँ उस वक्त सारी दुनिया नींद के मज़े लूट रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गौतम अपने सख्त बिगड़े हुए मूड के साथ ऐश्वर्या को फ़ोन कर रहा था, जहां बराबर बैल जा रही थी, लेकिन सामने वाले ने जैसे कसम खाई थी कि फ़ोन ना उठाने की। जब तंग आकर गौतम ने उसे मैसेज भेजा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? जब उसके मैसेज करने के ठीक कुछ देर के बाद ऐश्वर्या का मजबूरी वाला रिप्लाई आया, गौतम आखिर तुमने ऐश्वर्या को समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई जानवर हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे भागती फिरूँ, जबकि तुम मुझे सिर्फ धोखा ही दे रहे हो? आज तुमने किसी और से शादी कर ली और अब रात के इस पहर तुम्हें मेरी याद आ रही है, जबकि कल सुबह तुम्हारा उस लड़की के साथ रिसेप्शन है। मुझे क्या मिला तुमसे मोहब्बत करके? बस रुसवाई और बेवफाई, इंतज़ार, तन्हाई, और जो कुछ भी मिला स्वर्ग उस राजपुतानी को ही मिला। फिर चाहे वह एक बदसूरत मामूली सी दिखने वाली औरत ही क्यों ना हो। तुम्हारे ठाकुरों की शान होने की हैसियत ने मुझ जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को मार ही दिया है और तुम कुछ ना कर सके। तुम तो चुपचाप उसके होकर रह गए हो, ये भी ना सोचा कि ऐश्वर्या के दिल पर क्या बीतेगी, वह कैसे तुम्हारे बगैर जिएगी। गौतम उसका मैसेज पढ़कर एक पल को हैरान हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब ऐश्वर्या गुस्से में उसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। गौतम ने तो हमेशा उसे इटलाती अदाओं के साथ अपने आसपास मंडराते हुए देखा था, लेकिन फिर वह ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगता, अभी उसका गम ताज़ा है, और ये सब उसकी मोहब्बत में आकर गुस्से से कह रही है। लेकिन उसका दिल साफ है, मुझसे मोहब्बत करती है। कोई बात नहीं, अभी हालात कुछ इस तरह है जिसे ऐश्वर्या ऐसा व्यवहार किए हुए है, वह अच्छी तो है जो मेरे दिल पर राज करती है। ये सोचते हुए गौतम के होठ पर हल्के से मुस्कुराहट उठे थे। अब उसने एक बार फिर ऐश्वर्या की तरफ मैसेज रिप्लाई किया, जिसमें उसने अपने दर्द भरे अंदाज में लिखा था, उससे अब कल बात करेगा। इसका मतलब था कि गौतम अब उसे और ज़्यादा मैसेज करके तंग नहीं करना चाहता था। गौतम बहुत हैरान रह गया था। ये भी पहली बार था कि ऐश्वर्या उससे बात नहीं करना चाहती थी, जबकि ऐश्वर्या वह लड़की थी जो गौतम के आगे पीछे दीवानों की तरह पागल थी, उसके पीछे पीछे रहती, जो हर दम यही चाहती थी कि गौतम सिर्फ उससे बात करे, उससे प्यार करे। उसे याद था वह दिन जब पहली बार ऐश्वर्या ने गौतम को देखकर उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी को सराहा था। अब उससे ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे गौतम अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसे गौतम से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब एकदम से गौतम के दिमाग में ख्याल आया, ऐश्वर्या अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो फिर क्या इस वक्त वह किसी और के साथ होगी? तभी गौतम के सोशल अकाउंट पर उसके दोस्त की तरफ से नोटिफिकेशन आया। जब गौतम ने देखा तो उसे एक ज़बरदस्त झटका लगा। उस दोस्त की तरफ से तस्वीर भेजी गई थी जिसमें वो बेड पर लेटा हुआ नज़र आ रहा था और उसके सीने पर किसी लड़की का हाथ था जिसे गौतम बहुत अच्छे से पहचान गया था। वह ऐश्वर्या का हाथ था, जो साफ पहचाना जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के उस वक्त वे लोग पार्टी कर रहे हों और ऐश्वर्या उसके दोस्त के साथ। इस तरह देखकर गौतम का खून खौल उठा था।
इसका मतलब कि ऐश्वर्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अपने खोखले दिमाग के साथ वो मोबाइल एक साइड में फेंकता खुद से बोल पड़ा। अब उसे सुबह का इंतज़ार था जब ऐश्वर्या से उस बात का हिसाब लेने वाला था। अगले दिन 10 बजे करीब उसने ऐश्वर्या को मैसेज किया। वह उसे होटल के रूम में आकर मिले। गौतम जल्दी जल्दी तैयार होता आज फिर गायब होने के चक्कर में था। मोहिनी एक तरफ खड़े होकर उसके बदलते रंगों को बड़ी गौर से देखे जा रही थी, जो शायद सख्त गुस्से में लग रहा था, लेकिन उससे कुछ भी पूछने या कहने की हिम्मत ना होती थी। गौतम ने ऐसा कोई हक उसे अभी तक नहीं दिया था। गौतम रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? शाम को तुम्हारा रिसेप्शन पार्टी है। इससे पहले वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता जब ललिता की दुख भरी परेशान सी आवाज़ आई, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वक्त पर आ जाऊँगा, परेशान ना होना। इतना कहता वह रुका नहीं और गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से चला गया, जबकि ललिता तड़पकर हाथों को मलती फिक्र से अंदर आ गई थी। पहली बार इधर उधर फिक्र में चक्कर काटता ऐश्वर्या का इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खोलकर डार्क कलर की नाइटी पहने भद्दा सा मेकअप किए ऐश्वर्या अंदर आई और गौतम को उसे देखकर वहीं बस हो गई। जब वह शेर की तरह उस पर दहाड़ता, उसका गला दबाए एक झटके से उसे दीवार से लगाकर उस पर चिल्लाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही दोस्त के साथ रात के इस पहर अकेली उसके साथ अपनी रातें रंगीन करो, वह भी उसके बेड पर उसके करीब होकर। बोला ऐश्वर्या अचानक उसके इस हमले पर हक्का बक्का रह गई। फिर बड़ी चालाकी से खुद को संभालती कलाकारी करती बोली, फिर और क्या करती गौतम, तुम्हारा गम मुझसे भुलाया नहीं जा रहा था। मैं कितनी परेशान थी उन दिनों जब तुम उस लड़की से शादी कर रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी मोहब्बत जिस पर सिर्फ मेरा ही हक था अब किसी और का होने जा रहा था। इसलिए मैं तुम्हारे उस दोस्त के साथ वहाँ पर गई थी। तुम्हारी माँ की नज़र में तो मैं वह औरत हूँ ही नहीं जो घर बसा सकती हैं। जब मैं वो हूँ ही नहीं तो फिर तुम बताओ मैं क्या हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती हूँ जैसे तुम कर सकते हो, या फिर तुम्हारी नाकाम मोहब्बत का रोग लगाकर बैठ जाऊं? बोलो क्या करूं? अब ऐश्वर्या भी गुस्से से तेज आवाज़ में बोली थी। गौतम एक पल को नरम पड़ता उससे दूर हुआ था। वह ठीक ही तो कह रही थी। मर्द जात किस तरह खुदगर्ज होता है। औरतों के मामले में वो खुद तो कई शादियां करने के बाद भी यही चाहता है कि उसकी हर पत्नी उसे मोहब्बत करे। किसी और के पास जाना तो दूर, दूसरे आदमी का सोचे भी ना, और वही उसकी मोहब्बत का दम भरते रहे और कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी तो ये थी कि वह ऐश्वर्या को अपनी पत्नी भी नहीं बना सकता था। फिर वह किस हक से उसे किसी दूसरे के पास जाने पर सवाल उठा रहा था और गुस्सा हो रहा था। गौतम के नरम पड़ने पर ऐश्वर्या लोमड़ी की तरह सोचती मुस्कुराई। फिर अपना असली पत्ता जो कब से संभाल कर रखी हुई थी, आज वही पत्ता उसके सामने फेंकती हुई बोली, गौतम मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन ये दुनिया हमें एक नहीं होने देगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुझे एक घर लेकर दे दो जिसमें मेरी ज़रूरत की हर चीज़ें मौजूद हो, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तुम समझ रहे हो ना? फिर मुझे किसी की फिक्र नहीं रहेगी। वहाँ मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूँगी। किसी के पास जाना तो दूर, किसी से मिलूँगी भी नहीं। तुम्हारे परमिशन के बिना। ऐश्वर्या बड़ी प्यार से उसे अपने शीशे में उतार रही थी। बड़े नखरे में बोली, जब गौतम को एक पल के लिए याद आया जो कुछ उसने सुन रखा था कि पहले ज़माने की बचलन कुल्टा औरतें यही सब किया करती थी। ठाकुरों के साथ इस करने का मुआवजा लिया करती थी, फिर उनके साथ बिना किसी पवित्र रिश्ते के ऐसे ही रहा करती थी जैसे उनकी खरीदी हुई गुलाम हो, और उनकी ईमानदारी उन ठाकुरों के साथ तब तक रहती जब तक वह उनका मुंह पैसों से भरते रहते। उन औरतों के पास अमीर ठाकुरों की कोई कमी नहीं थी। गौतम पलटकर गहरी नज़रों से उसे चुप होकर देखता रहा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही छोटी सी इच्छा है तो मैं एक घर तुम्हारे नाम तो कर ही सकता हूँ। जिसे सुनकर ऐश्वर्या खुश हो गई और फिर उसी वक्त गौतम उसे अपने साथ ले जाकर एक पौज इलाके में काफ़ी महंगी आलीशान घर लेकर दे दिया, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और ऐश्वर्या के नाम पर था। मोहिनी कमरे में बैठी शाम की तैयारी कर रही थी जब ललिता दरवाज़ा खटखटाती हुई अंदर आई। क्या तुम जानती हो मोहिनी, गौतम इस वक्त कहाँ गया है? ललिता थोड़े सख्त तेवर लिए बोली थी। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सर झुकाए मासूमियत से बोली। क्या मतलब कुछ बताया नहीं? तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें पूछना चाहिए था उससे। अगर अभी से तुमने उसे काबू में नहीं किया तो फिर बाद में मत रोना जब वह सारी सारी रात घर से बाहर बिताया करेगा। माँ जी, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करते। अब की बार घबराई घबराई सी बोली, देखो मेरी बच्ची,
एक पत्नी का काम होता है कि पति का ख्याल रखे, साथ साथ उससे मोहब्बत भी करे, उसका पूरा ध्यान दे, उसे खुश रखे ताकि वो बाहर ही ना जाए। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बात इतनी सी है कि मुझे अब इस ठाकुर खानदान का वारिस चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ब्याह कर लाई हूँ, वरना गौतम को कोई कमी नहीं थी हसीन लड़कियों की। ललिता अब बड़ी मोहब्बत से उसे समझाती हुई बोली थी, जिसे मोहिनी को हौसला मिला जब उसने खुलकर बोलना शुरू हुई। लेकिन माँ, वो मेरे करीब नहीं आते। जिसे सुनकर ललिता दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर तुम उसे रोकती हो, नखरे दिखाती हो, जबकि मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। वह खुले दिमाग का मालिक है। वह अगर करीब नहीं आता तो तुम्हें उसके करीब जाना होगा, उसके जज्बातों को, एहसासों को अपनी मोहब्बत की जकड़ में लेना होगा। मोहिनी उनकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। वह अजीब सी उलझन का शिकार हुई थी और सोचने लगी, जब वो मर्द होकर, उसका पति होकर उसके पास नहीं आ रहा, वह नाजुक सी लड़की होकर जिसने आज तक कभी किसी लड़के को अपने आसपास नहीं देखा था, तो आज कैसे वह अपने पति को अपनी मोहब्बत के लिए उकसा सकती थी? ये सब सोचते हुए उसके नाजुक जिस्म कांपने लगा था। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई है जो मैं उनके दिल तक नहीं पहुंच पा रही। शाम को जब वो घर आया तो उसने मोहिनी को हसीन दुल्हन की तरह सजते संवरते सामने बैठे देखा, बल्कि लाल रंग की मोतियों का काम किया हुआ बारीक सी साड़ी जो उस पर बहुत जच रही थी और आज वह बला की खूबसूरत लग रही थी। मोहिनी अचानक गौतम को देखकर शर्म से लाल हो गई। गौतम, जिसका मूड पहले से ही ऑफ था क्योंकि वह इतना बड़ा घर जिसकी कीमत करोड़ों की थी ऐश्वर्या के नाम कराया था, अब एक अजीब से एहसास से लड़ रहा था। उसने ऐश्वर्या को आज अपने दिल से उतरता हुआ महसूस किया, लेकिन जब उसने मोहिनी को उस रूप में देखा तो एक पल को उसका दिल धड़का था। उसने अनजाने में ऐश्वर्या का तुलना मोहिनी से किया। वह कितनी मासूम और कितनी खूबसूरत और कितनी पर्दे वाली और भला की खूबसूरत लग रही थी, और ऐश्वर्या इतने मेकअप करने के बाद आज मुझे बूढ़ी नज़र आ रही थी। और मोहिनी उसके आसपास उसका ख्याल रखती, ना कभी कोई शिकायत करती थी, ना कोई फरमाइश। वह कितनी प्यारी औरत थी। अपनी सोच को झटकता, अब उससे नज़रें चुराता, वह शाम के फंक्शन के लिए तैयार होने चला गया। रिसेप्शन पार्टी में हर कोई उन दोनों को साथ देखकर तारीफों के पुल बांध रहा था। कोई उन्हें कुछ कहता तो कोई उन्हें कुछ कह रहा था। वे दोनों एक साथ इतनी खूबसूरत और कमाल की जोड़ी लग रही थी जिसे एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हों। गौतम और मोहिनी निगाहें बचा बचा कर चुपके से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत दोनों में न थी। मोहिनी ने भगवान का नाम जाप करके रिसेप्शन का टाइम ख़त्म किया था। जब सभी घर वाले थके हारे घर पहुंचे, रात काफ़ी हो चुकी थी। गौतम ने देखा मोहिनी सामने बेड पर बैठी अपनी चूड़ियां उतार रही थी, जो लंबी पलकों की झालर से शर्म हया से कभी झुकाती कभी उठाती, जैसे उससे कुछ कहना चाहती हो। गौतम के होठों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उससे रहा नहीं गया जब वो बोल उठा, क्या कोई बात है दिल में जो कहना चाहती हो? मोहिनी, जो अपनी ही सोचों के भंवर में फंसी हुई थी, अचानक गौतम की बात सुनकर छटपटाई थी। वो मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? बोलो साफ साफ, क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगा। गौतम उसकी घबराहट का मजाक उड़ाकर बोला। आज न जाने क्यों उसे मोहिनी पर प्यार आ रहा था। माँ जी अब ठाकुर परिवार का वंश देखना चाहती हैं। वह आपकी औलाद को गोद में खिलाना चाहती हैं, लेकिन आप शायद मुझे कम उम्र की बच्ची समझ रहे हैं, या शायद आप अपने काबिल मुझे नहीं समझते। उदास सी नरम आवाज़ में पहली बार उसने अपने दिल की गहराइयों से बोला था। शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब ये मजबूरी थी। गौतम एक पल को उसकी बात सुनकर हैरानी में पड़ गया था, फिर उसके करीब आया, बड़ी प्यार से उसके गुलाबी दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर किया था। गौतम अपनी शरारत भरी आंखों से मुस्कुराकर बोला, अच्छा माँ जी चाहती हैं वारिस, या फिर आपके दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे हैं मुझे देखकर? उसकी बात सुनकर मोहिनी छटपटा सी गई थी। नहीं नहीं, ये तो माँ जी ने कहा है। अब की गौतम नाराज़गी से उसके पास आते हुए बोला, क्या मतलब माँ जी ने कहा है? क्या तुम्हारा कोई दिल नहीं है? तुम्हें मुझे देखकर कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं जागे? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जबकि ज़्यादातर पत्नियां तो अपने पति से पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठती हैं। इसका मतलब तुम सच में बच्ची हो। मोहिनी उसकी बातों को सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। जब गौतम का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह तो मजाक कर रहा था। उसने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया, फिर पूछा, क्या सच में तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? गौतम बड़ी आस लिए उसके हसीन आंखों में डूबा हुआ पूछने लगा।
जब मोहिनी धीरे से उसके सीने से लग कर बोली, आप दुनिया के पहले इंसान हैं गौतम, जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा है, लेकिन कहने की हिम्मत न कर पाई। अगर आप मुझसे दूर गए तो मैं मर जाऊंगी। इतना कहती वह रो पड़ी थी। वहीं गौतम को लगा जैसे वह अपनी पूरी दुनिया उस छोटी सी लड़की के सामने हार गया हो। ये कैसा एहसास था, कैसी फीलिंग थी जो मोहिनी के इतने करीब होने पर उसे पहली बार महसूस हो रही थी, जबकि वह कितनी रातें ऐसे प्यार भरे लम्हों में ऐश्वर्या के साथ बिता चुका था। ऐसा तो कभी उसने महसूस नहीं किया था जो अब वो मोहिनी को सीने से लगाए कर रहा था। गौतम ने फिर से आगे कुछ न सोचा और सीने में जोर से मोहिनी को भींचते हुए अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। सुबह पूजा आराधना के टाइम गौतम गहरी नींद में था। मोहिनी को बिस्तर से उठने पर ही गौतम ने एहसास कर लिया था। वह हल्का सा आंखों को खोलकर उसे देखने लगा, जो शायद उठकर नहाने जा रही थी और पूजा करने जा रही थी। आंखों में मोहब्बत लिए उसके हसीन होठों को देखा, जो गौतम की मोहब्बत पाकर और ही ज़्यादा निखर गई थी। एक सुकून था जो मोहिनी के पास उसे मिला था। कितना पूरा सा वह खुद को महसूस कर रहा था। कितना गलत था जो उसे बच्ची समझकर उसे खुद से दूर किए जा रहा था। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि पवित्र रिश्तों में भगवान ने कितना सुकून दे रखा है, आनंद दे रखा है, जो एक नाजायज़ संबंध में कभी नहीं मिल सकता। उसे ये बात याद आई कि भगवान पति पत्नी के रिश्ते को किसी पूजा आराधना से कम नहीं समझता। लेकिन एहसास था जो आज पूरी तरह उसको लपेटे हुए था। अब तक जो पाप उसने किए थे, जानकर या अनजाने में, वह सब एक एक करके उसके आंखों के सामने आते जा रहे थे और उसे शर्म में डुबो रहे थे। जब एक झटके से बेड से उठता वह वॉशरूम में जाने लगा, मोहिनी जो उसके जल्दी उठ जाने पर हैरान थी, बोली, आज आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? जब गौतम उसके करीब आता, प्यार से उसके सर को चूमता हुआ बोला, आज ही तो जागा हूँ और ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से हुआ है। ये कहता वह तेजी से अंदर गया, फिर अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आया। घर के बने मंदिर में जाकर खड़ा हुआ और भगवान की पूजा करने लगा। मोहिनी तो एक पल को सांस रोक कर खुशी के मिले जुले जज्बात लिए उसे देखती चली गई। आज उसे गौतम से मोहब्बत नहीं, जैसे इश्क हो गया था। अगले दिन सुबह ऐश्वर्या के बुलाने पर उसके घर आया था। जब ऐश्वर्या उसे अपने सामने देखकर मुस्कुराती हुई अभी उसके गले लग जाती, जब गौतम ने वही इशारे से उसे खुद से दूर रहने को कहा, जैसे वह उसे गंदा कर देगी, वह उसे अजीब से अंदाज में देखकर अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसका बेहुदा आधा अधूरा कपड़ा, उसके बदन से उठती तेज खुशबू और भद्दा सा मेकअप, आज कुछ भी तो गौतम को अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि ऐश्वर्या कितनी गलत है और आज उसे एक बदचलन औरत लगी। जबकि मोहिनी का चमकता चेहरा, उसका एहसास, उसकी मोहब्बत के पल गौतम को याद आते ही उसका दिल गदगद करके रख देती थी। ऐश्वर्या हैरान नज़रों से उसके बदलते अंदाज को देखती अब खुद ही पीछे हो गई। क्या बात है गौतम, मुझसे दिल भर गया क्या तुम्हारा? नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। और गौतम ये कहकर वापस पलटने लगा जब ऐश्वर्या अदाएं दिखाती बोली, आओ ना, मैं तुम्हारी थकान दूर कर दूँ। इतना बोलती पीछे से उसके गले में बाहें डालकर बोली। जब गौतम ने उसे खुद से झटका, ऐसा पहली बार था जब उसके पास आने पर अजीब सा महसूस कर रहा था। ये घर लेते वक्त उसने सोचा था वह यहाँ ऐश्वर्या के साथ बेफिक्र होकर पूरी पूरी रातें अपने रंगीन करेगा। वहीं अब उसे एक पल भी खड़े रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वह तेजी से वहाँ से बिना कुछ कहे निकलता चला गया और सीधा बंगले पर पहुँचा, जहाँ उसने देखा उसकी प्यारी सी पत्नी पूजा आराधना में मगन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे मोहिनी पर ढेरों प्यार आया। जब वह बेकाबू होकर आगे बढ़ता, उसे पीछे से पकड़ते हुए चूमने लगा। उसे वह सारी बातें याद आने लगी जो हर मोड़ पर उसकी माँ उसे समझाने के लिए कहा करती थी। वो ललिता के पास आया, उनके कदमों में बैठकर बहुत प्यार से उन्हें देखकर बोला, आपने क्यों कहा था कि शादी के बाद मैं जो मर्जी करूं, जबकि ये पाप था? आप जानती थी। आपने मुझे उसकी परमिशन क्यों दी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद बुराई और अच्छाई में फ़र्क करो। जो सुकून अच्छे रिश्तों में भगवान ने दे रखी है, वह नाजायज़ रिश्तों में नहीं मिलेगी। गौतम अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान रह गया। आसमान पर चमकते तारों को गौर से देखते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी में किए गए पाप का हिसाब ले रहा था। जब उसे अपने दोस्त अंश का फ़ोन आ गया, यार गौतम, क्या मस्त चीज़ दी है तुमने। तुमने तो सच में मेरा दोस्त होने का कर्तव्य निभाया। गौतम ने फ़ोन उठाया ही था जब अंश की नशे में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। किसकी बात कर रहे हो? गौतम ने नासमझी से सवाल किया। अरे ऐश्वर्या की, वही जिसे तुम डेट कर रहे थे।
लेकिन अब शायद शादी के बाद उसे मुंह भी नहीं लगा रहे। अब की बार गौतम को बहुत गुस्सा आया। मुंह संभाल कर बात करो अंश, ऐश्वर्या ऐसी लड़की नहीं है। अब उसका जवाब सुनकर अंश जोर जोर से हंसता हुआ बोला, गौतम वो कैसी लड़की है ये तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि कई मर्दों के साथ बिस्तर की खूबसूरती बन चुकी है। हाँ, फिलहाल तुम उसके इश्क में इतना डूब चुके थे कि देख ही ना सके। अंश के शब्द जैसे आग के अंगारे थे जो गौतम के जिस्म को छलनी छलनी कर रहे थे। वो क्या कह रहा था? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। अब की बार गौतम चीखा था। अच्छा, यकीन नहीं आता तो जाओ जाकर देखो ऐश्वर्या इस वक्त किसके बाहों का हार बनी है। अंश उसे एक एड्रेस सेंड करता हुआ बोला। जब गौतम तेजी से गाड़ी दौड़ाता अंश के दिए गए एड्रेस पर पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। ऐश्वर्या नशे में धुत एक अमीर आदमी के गोद में बैठी हंस रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। गौतम की आंखों में खून उतर आया। इसलिए नहीं कि वह उसकी मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए कि अब तक वह उसे धोखे दे रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी। अपने बेवकूफ़ी के लिए ऐश्वर्या पर जोर से चीखता। जब ऐश्वर्या उसकी आवाज़ सुनकर डर कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, लड़खड़ाती उसके पास आई। गौतम, तुम यहाँ कैसे आए? जब गौतम एक थप्पड़ जोर से उसके मुंह पर दे मारा और उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग की, अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लेना। मैं तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ। तुम असल में अपना जिस्म बेचने वाली एक गंदी औरत थी जो अपने झूठे हुस्न और नखरों से मुझे फंसाने की कोशिश में लगी हुई थी। खैर, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अब मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं। गौतम गुस्से से वहाँ से घर चला आया। घर आया तो मोहिनी उसके इंतजार में बैठी थी, जो गौतम के घर आते ही उसके पैर छुए और उसके सीने से लग गई। गौतम को लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। मोहिनी को चूमता उसे खुशी से गोद में उठा लिया। मोहिनी भी उसके इस तरह प्यार करने से तड़प उठी। मोहिनी को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कब्जे में है। इसी तरह अब उनका प्यार रोज एक नया इतिहास लिखती थी और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसे गौतम देखकर खिल उठा था। फिर वह ऐश्वर्या को फ्लैट देने के बाद उससे कभी नहीं मिला था। उसकी पूरी दुनिया अब मोहिनी हो गई थी और उसकी प्यारी बेटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।